मेरा सवाल निर्मल सिंह जी आपसे, आप तो जम्मू कश्मीर की सियासत के एक बड़े चेहरे हैं सर। जिस तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है, क्या आपको लगता है कि वाकई आरोप प्रत्यारोपों की जरूरत है ऐसे जरूरी मुद्दे पर जो हर देशवासी के लिए जरूरी है समझना जानना? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं और 1989 का जो कुछ घटा है उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। जब कश्मीरी जो हिंदू थे, पंडित थे, उनकी डिस्प्लेसमेंट हुई, जब टिकटलाल टप्पू को मारा गया, प्रेमनाथ भट्ट को मारा गया और जो फिल्म में दर्शाया गया है सब कुछ हुआ, औरतों के रेप हो रहे थे, तो जब ये माइग्रेट सारे डिस्प्लेस हुए, जम्मू में आए, तब इनकी रिहेबिलिटेशन में मैं खुद जो है उसमें प्रमुख मेरी भूमिका थी उसमें। तो मैं एक इतिहास का विद्यार्थी भी हूं और वो प्रत्यक्षदर्शी भी हूं और पॉलिटिक्स जो पिछले 30-32 सालों में हुई उसको भी मैं जानता हूं। ये पिक्चर जो है ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये सच्चाई है, रियलिटी है। जो इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जो लोग, उनको मैं कहूंगा कि उस वक्त के जो अखबार हैं उनको निकालिए, उस वक्त की जो वीडियोस हैं, किसी भी चैनल की वीडियोस को निकालिए, उस समय के जो सीन है उनको निकालिए, आपको पता लग जाएगा कि उस वक्त क्या हुआ था। ये तो कश्मीर का ही सच, कश्मीरी पंडितों का ही सच सामने आया। जम्मू में हुआ, बरशाला में हुआ, चेरजी में हुआ, जिस प्रकार से कुल्हांड में हुआ, 28 लाशें मैंने इकट्ठे जो है जलते हुए देखी है, अपने हाथों से हमने उठाई हैं। जो है बच्चों के दिलों को चीर के उनके मां बाप के जो है उसमें ठोसा गया था। और जिस प्रकार से जो पाकिस्तानी जिहादी टेररिस्ट इस्लाम का नाम को बदनाम करते हुए इस प्रकार के लोग जो है वो टेररिस्ट थे, और पॉलिटिकल लीडरशिप या तो चुप थी, चाहे उसका इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही थी, चाहे वो हुर्रियत के लोग थे। ठीक, भले आप उनको आजादी की बात है, आजादी इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। लेकिन निजामी साहब, कांग्रेस के नेता तो अब भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए कश्मीरी पंडित तो कम मरे थे, मुसलमान अब तक ज़्यादा मर चुके हैं। कोई नेता कह रहा है कि इसको टैक्स फ्री करने का क्या मतलब है, आप तो डीजल और पेट्रोल को टैक्स फ्री कीजिए। कोई कह रहा है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, इससे तो आप समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं। क्या इससे बचा नहीं जा सकता? क्या इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता? देखिए, जो कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों के साथ हुआ वो एक शर्मनाक हादसा नहीं, मैं कहूँगा घटना थी, और हम सब दुखित तब भी थे, आज भी हैं। और कश्मीर में उस वक़्त कौन लोग जो है सरकार में थे? वीपी सिंह की सरकार थी, भाजपा का समर्थन उनको मिला था। और जिस तरीके से आज निर्मल सिंह जी बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई वहाँ के जो रूलर थे उन्होंने ऐसा, आप तो डिप्टी सीएम थे, पीडीपी की सरकार में थे, आप तो मज़े ले रहे थे उस सरकार के। आज कैसे, किस मुंह से आप कह रहे हैं कि भाई गलत हुआ, क्या हुआ? मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर थे उस वक्त सेंटर में, आपने ही तो आतंकवादियों को रिहा किया था उस वक्त सरकार ने। किसके लिए रिहा किया था? मुफ्ती सईद तब थे और उसी मुफ्ती सईद के साथ सरकार आपने बनाई। और जिस तरीके से आपने 7 सालों में 370 भी हटाया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों को आपने कश्मीर में बसाया? ठीक है, ये कितने लोग वहां निजामी रोजगार दिया, नौकरी दी? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं निर्मल सिंह जी से ले लूंगा, वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जो सवाल मैंने आपसे किया, जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के रिएक्शन सामने आए, आपको नहीं लगता कि ये शर्मनाक था, इससे बचा जा सकता था? मुसलमान ज्यादा मरे थे, हिंदू कम मरे थे, ये जस्टिफाइड बातें हैं क्या सर? इसमें धर्म बीच में नहीं आना चाहिए। जो घटना 1 महीने पहले कश्मीर में हुई, ये आज की बात नहीं है। 1990 में भी लोग मरे, कश्मीरी पंडित जो है भाजपा के शासन में भी मरे उस वक्त। 1990 में आप जनरलाइज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सामान्य चीज, और अब भी कश्मीरी पंडित जो है, आप जो कह रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है आप कह रहे हैं सामान्य बात है। देखिए, कश्मीर में पंडित तो मरते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मरते नहीं रहते, मैं कह रहा हूं मुसलमान हो, सिख हो, पंडित हो, कश्मीर में तब से आज तक आप देखिए, बीच में जो कांग्रेस ने वहां राज किया उस वक्त तो किसी पे हाथ नहीं उठा, कोई मरा नहीं। और अमित रैना ने उनको नौकरी दी, एक-एक करके। आरपी सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अमित रैना, भाजपा ने क्या किया? अमित रैना, जो कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 में हुआ, क्या वो 1990 से 2022 तक लगातार ऐसा ही होता आ रहा है? क्या जनरलाइज है, सब कुछ सामान्य है? मैं देखिए, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगा। सिंह साहब, आता हूं आपके पास। 4000 कश्मीरी हिंदू कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों द्वारा, 50,000 60,000 जम्मू में मरे त्रासदी के द्वारा, ट्रॉमा के द्वारा, वो सब छोड़ दीजिए। 4000 हिंदू मरे कश्मीरी पंडित, उनको मारने वाले कौन थे?
और जो ये बात कर रहे हैं कि इतने कश्मीरी मुसलमान मरे, उनको मारने वाले कौन थे? एक हिंदू का नाम बता दे जिसने किसी मुसलमान को मारा हो। एक हिंदू का नाम बता दे उसने कश्मीरी मुसलमान को मारा हो। किसी ने नहीं मारा। आप विक्टिम थे जेनोसाइड के, आपको आइडेंटिफाई किया गया था आपके धर्म के बेसिस पे, और आपको मार ही नहीं सकते थे वो। आपको तो उन्होंने निकाल दिया, आपको तो जेनोसाइड कर दिया, आपकी एथनिक क्लिनजिंग हो गई। जब मारने के लिए ही कोई नहीं बचा तो फिर आप किसको मारते हो? और ये लोग भूल जाते हैं, गलत बयान है। नहीं, बिल्कुल। और एक लोग चीज भूल जाते हैं कि 1990 पे कहानी खत्म नहीं हुई। उसके बाद वंधामा का मैसेकर हुआ, नाडी मर्ग का मैसेकर हुआ, संग्रामपुरा का मैसेकर हुआ, और पिछले साल जब 370 हटा और कश्मीरी पंडितों के वापस जाने की बात हुई, फिर से हिंदुओं पे अटैक हुआ, फिर से हिंदुओं को मारा गया। तो ये बड़ा क्लीन है कि जेनोसाइड होगा और कश्मीरी। अंबरदास जी, भट्टी जी, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आरपी सिंह साहब, जितना मैं सुन पाया आप कह रहे हैं कि पूरा नैरेटिव ही गलत है। जी, ये असल में आप इसको 90 के बाद में जोड़िए। ये शुरू हुआ 1947-48 से, जब पंडित नेहरू चले गए वहां पर प्लेबोसाइट की बात करने के लिए। वहां से जड़ इसके वहां जड़ लगी। फिर 370-35 से दिया अलगाववाद की और कश्मीरी मुसलमानों को देखेगा, ये वहां से शुरू हुआ। फिर आया मौका इंदिरा गांधी जी के पास, जब 1971 में 90,000 सैनिक भारत की सेना ने सरेंडर कार्य पाकिस्तान के, वहां पर जब डायलॉग हो रहा था, जब टेबल पे चर्चा हुई, तब हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर सब कुछ ले सकते थे पाकिस्तान से। कश्मीर का मसला हमेशा के लिए हल हो सकता था, पर मिसेस गांधी ने वहां सरेंडर कर दिया। फिर वापस वही खत्म नहीं होती बात। ये जो राजीव गांधी ने थोपा अपने दोस्त फारूक अब्दुल्ला को, और ये मैं नहीं कह रहा, लगातार ऐसे गवाह हैं जिन्होंने कहा फारूक अब्दुल्ला मेरा दोस्त है इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा, जो कश्मीर में होता रहे। और ये 90 में नहीं शुरू हुआ, ये 88 के अंदर मकान जलने शुरू हुए। 88 में वहां पर माइक से अनाउंसमेंट होनी शुरू हुई। 1989 सितंबर के अंदर टिक्का लाल टप्पू की हत्या की गई, जो भाजपा के सबसे बड़े नेता थे वहां पर, उनकी हत्या की गई। ये 90 नहीं 79 की बात बता रहा हूँ। और जगमोहन जी ने लगातार चिट्ठियां लगी राजीव गांधी जी को कि हालात खराब है, और तब जगमोहन जी वहां पर वहां पे राज्यपाल थे, जिनको की राजीव गांधी ने वहां पे भेजा हुआ था, और फारूक अब्दुल्ला वहां सरकार चला रहे थे। सर में ये जो 90 के बाद नहीं है, ये एक सोच है, एक निजामे मुस्तफा बनाने की सोच है। और ये लगातार निरंतर देश में कोशिश की जा रही है कि हम कैसे निजामे मुस्तफा एस्टेब्लिश करें, और कश्मीर उसका कैपिटल होगा। ठीक है, भट्टी साहब और अंबरदार जी, क्या इस निजामे मुस्तफा वाला जो बात कह रहे हैं सिंह साहब, उससे सहमत है? मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन हम सीधा रुख करेंगे। हमारी सहयोगी लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ रही हैं और उनके साथ कश्मीरी पंडित, उनका परिवार भी मौजूद है। लक्ष्मी, एक खास पैनल हमारे साथ है जिनसे हम उनके अनुभव को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और जो सियासत हो रही है उस पर भी बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप कश्मीरी पंडितों से बात कर रही हैं, वो किस तरीके से अपनी यादों को साझा कर रहे हैं, खासकर इस फिल्म के सामने आने के बाद? लक्ष्मी, जिन्होंने उस असली तस्वीरों को, उन विवश घटनाओं को, उस इतिहास के जन्नत की जमीन पर काले अध्याय को फेस किया है, मैं उनका रुख करती हूं और उनसे सीधे बात करते हैं कि इस फिल्म के बाद वो किस तरीके से अपने दुख, अपने दर्द, अपने जख्मों को देख पा रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? AK पॉल साहब, आपकी आंखों में जो नमी है, आंखों में जो आंसू मैं देख पा रही हूँ, ऑफ कैमरे भी मैं जब इनसे बात कर रही थी तो आप यकीन मानिए मेरे खुद के आंसू निकल आए थे। आज 32 साल बाद एक मूवी के जरिए, सर प्लीज 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 रोइएगा। आप 32 साल बाद एक मूवी के जरिए आपकी जो घटनाएं वहां पर जो आप लोगों ने देखी, जो फेस की, भीवस्त काला अध्याय जो लिखा गया, उसको आवाज दी गई है। आपने उस दौर को देखा, क्या था वो काला अध्याय? जो आज का काला अध्याय दिखाया गया मूवी में, वो हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। वो हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। और आज 32 सालों के बाद अगर कोई उठा है, उसने 65% भी नहीं दिखाया इसका। अगर 100% ये होता है तो 4 घंटे की मूवी होती। मैं चाहूंगी थोड़ा जूम करें और दिखाइए, ये वो आंसू है जो किसी फिल्म के एक्टर के नहीं है अनुराग। ये वो आंसू है, ये वो दर्द है, ये वो आंखें हैं जिन्होंने उस काले मंजर को, उस काले अध्याय को जन्नत की जमीन पर लिखता हुआ देखा है। और वहां जितने भी लोग बैठे हैं, मैं कहती हूँ कि शायद वो लोग महसूस कर पा रहे होंगे। अब तक जो आवाज नहीं उठी, वाकई उसे उठाने की कोशिश नहीं की गई या फिर उठाना चाहा नहीं, हमारा तो मुंह बंद कर दिया गया। बस 2 किलो चावल, 4 किलो चावल और महीने के 600 रुपए बस। और हमारे घर में जो माँ बहनें थी, हम उनकी इज्जत के लिए आ गए यहाँ पे।
उनकी इज्जत के लिए यहाँ पे आ गए। यहाँ हमने थोड़ा बहुत महफूज सेफ समझ लिया अपने आप को। फिर उसके बाद कोई अखबार बेचने लगा, कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ करने लगा, लेकिन हमने बंदूक नहीं उठाई। चाहते तो हम भी उठा सकते थे, नहीं उठाई। अब 32 सालों के बाद अब आप हमारी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन 32 साल पहले सरकारें कहाँ गई थी? मेरे को आप इस बात का जवाब दीजिए। मेरी तरफ से सारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये जो पास्ट गवर्नमेंट्स थी, वो कहाँ थी? वो कहाँ थी? लगता है कि जब अपना घर छोड़ा, अपना आशियाना छोड़ा, अपनों को जी। छोड़ा, वहां बहन जी लक्ष्मी। बेटियों के परिवार और पिता के सामने बलात्कार होते हुए देखे, कोई एक शख्स जो याद आ रहा हो कि अगर वो चाहता तो शायद ये नहीं होता? बिल्कुल शायद ये नहीं होता अगर वो आवाज उठा। अगर सरकार हमारे साथ होती, ये बिल्कुल भी नहीं होता। जी लक्ष्मी। न सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं थी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को एक किकअप लग गया। चलो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा वही ठीक है।